आज की ताजा खबर। नमस्कार, हरकारा न्यूज़रूम में आपका स्वागत है और हम लोग बात कर रहे हैं अपने न्यूज़लेटर की जो टेक्स्ट और ऑडियो की शक्ल में आपके पास आता है। मेरे साथ हैं राजेश चतुर्वेदी और गौरव नौटियाल और हम लोग आज की खबर के बारे में बात करेंगे आपसे। गौरव, आज की क्या खास खबरें चल रही हैं? जी, मॉर्निंग। आज सबसे महत्वपूर्ण खबर जो हमारे पास आई है वो महाराष्ट्र से बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है। 3 महीनों में जब देश भर में खुशहाली के और सरकार तमाम किस्म के दावे कर रही है, इस बीच खबर आती है कि महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्याएं की है पिछले केवल 3 महीनों में। तो ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है 3 महीनों के भीतर, और इस पे कहीं कोई मुख्यधारा की मीडिया में हमें चर्चा भी नहीं सुनने मिलती। तो ये खबर हमने आज कैरी की है। दलाई लामा ने घोषणा की है कि वो अपना उत्तराधिकारी बताएंगे और उनकी जो एक बॉडी है उसको अधिकार होगा उनके पुनर्जन्म को व्याख्यायित करने का, मतलब उनको मान्यता देने देने का कि दलाई लामा का पुनर्जन्म हुआ है या नहीं हुआ है, वो बॉडी अब मान्यता देगी। खुद दलाई लामा ने ऐसा कहा है। क्वाड की बैठक में दोबारा से आतंक की हमलों की निंदा हुई है, आतंक पे बात हुई है, लेकिन यहाँ भी भारत के हाथ मायूसी लगी है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद पर तमाम क्वाड के जो सम्मिलित होने वाले देश हैं उन्होंने कहा है कि ठीक है भैया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। बिहार में लगातार भ्रम और चिंता का माहौल बना हुआ है, जो वहां पे मतदाता सूची को लेकर गफलत का दौर चालू हुआ तो जारी है बिल्कुल अभी भी। तो लोगों को डर है कि भाई वो वोट ही नहीं दे पाएंगे, और ऐसे 4 करोड़ 74 लाख मतदाता है। तो इस पे हम आगे बात करेंगे बिहार की गफलत पे। योगेंद्र यादव ने एक विश्लेषण किया है कि भाई नोटबंदी के बाद जो वोटबंदी की कोशिशें हैं वो मूर्खतापूर्ण है। तो ये भी आज हमने उनका एक विश्लेषण कैरी किया है। मोदी के विदेश दौरों के क्या नतीजे हैं, इस पे ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने सवाल उठाए हैं। लगातार ये बात देश के कई नागरिकों के जेहन में भी उठ रही है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री लगातार पिछले 11 सालों से दुनिया के, मतलब ग्लोब में आप हाथ रख देंगे तो कुछ ही देश शायद बचे होंगे जहां मोदी जी नहीं पहुंचे होंगे। तो अब ये जानना लोग चाह रहे हैं कि भाई इससे हासिल क्या होता है हम लोगों को, बतौर मुल्क हम लोग क्या इससे पा जाते हैं। दिल्ली पुलिस की एक फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक है, और मतलब जब ये पेश की गई थी तो ये दावे किए गए कि भई अब अपराधियों को पकड़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा तकनीक की मदद से, और कहीं दंगाई दुंगाई दिखेंगे तो वो विजुअल से चेहरों से उनकी शिनाख्त हो जाएगी। लेकिन इसकी रिपोर्ट ये आ रही है कि ये केवल 2% सटीक है इसके आंकड़े, और कई बेगुनाह 4-4 सालों से जेल में बंद है सिर्फ इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस की इस मशीन ने उनको चिन्हित किया और पता लगा कि वो शख्स तो था ही नहीं वहां। ऐसे भी मामले सामने आए। हरतोष बल कैरवन के एडिटर हैं, पॉलिटिकल एडिटर, उन्होंने मोदी जी और आरएसएस पे एक लंबा डिस्पैच लिखा है कि भाई कैसे मोदी जी से आगे अब आरएसएस वापस से दिखने लगा है। बीच में शुरू इस तरीके की चर्चाएं होती थी कि भाई मोदी जी आरएसएस से बड़े हो गए, लेकिन हरतोष बल यहाँ इस बात को खारिज कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि नहीं, मोदी जी से आगे निकल चुका है आरएसएस। तो इस पे भी बात करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक अपने कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री आवास बनाया था, उसे भाजपा ने शीश महल का लेबल उस पर चिपकाया कि भाई ये तो किसी राजा के शीश महल सरीका है। अब खबर आ रही है कि रेखा गुप्ता ने पहले, जो दिल्ली की अभी भाजपा की मुख्यमंत्री है, उन्होंने पहले अपने पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल, उनके बंगले पे जाने से मना किया। फिर उन्हें एक बंगला अलॉट होता है और उसमें 24 एसी, 5 स्मार्ट टीवी लगने हैं और 80 पंखे। तो अब विपक्षी कह रहे हैं कि अब ये एक नए राजमहल की तैयारी हो रही है। शीश महल के बाद अब दिल्ली की जनता राजमहल से शासन देखेगी एक किस्म से। दिल्ली से ही एक खबर और आई है, वहां 60,000 महिलाओं की पेंशन बंद कर दी गई है, और कारण बताया गया कि इनमें से कई जो थे वो अवैध थे लाभार्थी। तो इस पे भी हम बात करेंगे। पटना में एक रेजिडेंसी प्रोग्राम होता है और पूरी साहित्य, हिंदी साहित्य की गली में उस रेजिडेंसी प्रोग्राम की गूंज जारी है अभी भी। वहां पे एक बुजुर्ग कवि पर यौन हिंसा के आरोप लगे हैं। इसके बाद पूरा हिंदी साहित्य में विवाद है, विरोध है, और लामबंदियां भी हो रही हैं। दोनों दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। शेख हसीना को बांग्लादेश की एक अदालत ने हमारे पड़ोस में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। शेख हसीना निर्वासित है बांग्लादेश से, उन्हें 6 महीने की सजा
लगातार उनके प्रत्यर्पण की भी मांगे बांग्लादेश करता रहा है पिछले दिनों। इसके अलावा अमेरिका से जोहरान ममदानी को लेकर जिस तरीके की खबरें अटकलें आ रही हैं, वो बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती। अब खबर आ रही है कि जोहरान ममदानी की नागरिकता छीनने के भी वहां पे प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन पर मुकदमे लादने की भी तैयारियां ट्रंप प्रशासन कर रहा है। मतलब ट्रंप इस तरीके के इशारे कर रहे हैं कि भाई हम उन पर मुकदमा कर देंगे, उनको डिपोर्ट कर देंगे। इस तरीके की बातें वहां पे होने लगी हैं। और चलते चलते में हमने एक विज्ञान से जुड़ी हुई खबर ली है। आप विज्ञान और युद्ध के मेल जोल से, मतलब युद्ध के बाद वहां पे एक उपकरण डिवाइस जो बहुत पावरफुल मैग्नेटिक डिवाइस है, उसका इजाद किया जाता है। और वो कैसे युद्ध के बाद घायलों को बचाने में वो तकनीक काम आ रही है, इस पे हमने एक चलते चलते में आज एक खबर कैरी की है जी। तो आज हम महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या हमारी लीड तो में। ये जो हाँ मतलब माफ कीजिएगा, सुबह आपकी इस खबर से शुरू कर रहे हैं जो कि विधानसभा में उन्होंने जो आंकड़े पेश किए हैं महाराष्ट्र सरकार ने, उसके हिसाब से ये है। और ये बताता है कि 3 महीने मतलब 92 दिनों में इतने सारे लोगों ने आत्महत्याएं वहां पर की हैं। और ये एक तरफ सरकार इतना कुछ बातें कर रही है और उनके लिए महत्व और प्राथमिकता की चीजें दुनिया भर की बाकी चीजें हैं, पर ये जो हालात हैं वो ज्यादा अ, दिखलाई पड़ते हैं इस तरह से कि असलियत में जमीन पर ये हो रहा है। और महाराष्ट्र में ये पहले भी एक लगातार एक समस्या की तरह है। अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो ये सालों से वहां पे चल रहा है। पर ये भी बताता है कि सरकार अभी तक इस बात को ठीक से कोई एक मैकेनिज्म नहीं निकाल पाई है जिसके कारण ये कोई रास्ता इसके बीच में निकल सके किसानों की आत्महत्या को लेकर। ज्यादातर लोग हैं जो एक लोन लेकर और वो अपना कर्ज नहीं चुका पाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। और दूसरा वो फिर उसके कारण दूसरा जो उनको तनाव और मानसिक बीमारियों के कारण ये बताया जाता है कि ये होता है। तो इस बारे में हमें थोड़ा-सा और भी रिसर्च करना चाहिए किसानों को आत्महत्या को लेके, और महाराष्ट्र के अलावा बाकी राज्यों में इसके क्या हालात, क्योंकि ये सबसे जो इन 11 सालों का सबसे एक बड़ा हासिल और उपलब्धि ये भी है कि जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, जो ज़रूरी भी हैं और हमारे लिए काम के भी हैं और समाज के लिए भी, ये खबरें जो हैं आपको अक्सर हिंदी मीडिया में तो बहुत कम ही दिखलाई पड़ती, जहाँ पर हम एक डेटा को एक बड़ी तस्वीर की तरह देख पाएँ। तो इस पर हमको काम करना चाहिए। और दूसरा जो साथ में चल रहा है इसके, वो बिहार है, जिसको लेकर अ, मैं कल कुछ लोगों से बात कर रहा था, उनकी बात सुन भी रहा था। तो वहाँ पे सबको ये लग रहा है कि ये दरअसल आपकी इसके बहुत सारे जैसे योगेंद्र ने लिखा है कि वो मुक्तापूर्ण, उन्होंने ये भी लिखा है कि वो शातिर शातिर चाल की तरह है, और लोग ज़्यादातर ये मान रहे हैं कि शातिर चाल की तरह है। उसकी टाइमिंग को लेकर है कि इस ये समय क्यों चुना, इतने कम समय में कैसे होगा, लगभग नामुमकिन है बिहार सरकार की अक्षमताओं को देखते हुए कि ये समय रहते इसको कर पाएँगे। और या फिर हो सकता है कि सिर्फ़ एक टेस्ट फायर की तरह हो कि चलो देखते हैं करके, नहीं होगा तो फिर आगे कुछ देखा जाएगा। जैसे कि उन्होंने सीएए, एनआरसी देखा था। तो सीएए, एनआरसी शाहीन बाग और बाकी जगहों पे या राष्ट्रीय स्तर पे नहीं चला, पर असम में एक तरह से चल गया। तो वो इस बात को लेकर कई तरह के सवाल हैं जो सॉरी इस बात को लेकर कई तरह के सवाल हैं जो कि वो लागू कैसे होगा, कैसे कर पाएँगे, कौन इसके निशाने पर है, किसको, तो ये जितनी भी मासूमियत चुनाव आयोग दिखाता रहेगा, मेरे ख्याल से लोगों को पता है कि इसका क्या मतलब है, और शायद वो उसके लिए उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। और वो सोच रहे हैं कि इसको लेकर हम अदालत जाएँ या हम ज़मीन पर उतरें, या फिर नए सिरे से इन चीज़ों को देखा जाएगा कि क्या अ
इससे कैसे निपटेंगे, क्योंकि वो लोग इसको खासा जन विरोधी मान रहे हैं बिहार में जो लोग हैं। और आज मैंने भी एक वहाँ के पत्रकार से बात की, तो वो आप आज दिन में किसी वक्त वो चर्चा आप देख पाएंगे। राजेश। हाँ, इसमें जो पहला जो अपना मुद्दा है आज के न्यूज लेटर में, जो पहली खबर है वो महाराष्ट्र में जो 3 महीने में किसानों ने आत्महत्याएं की है जनवरी से मार्च 2025 के बीच। 700 कितनी है, 767 है। मतलब एवरेज आप लगाइए तो रोजाना करीब 8 से ज्यादा, 8 से 9 पर डे किसानों ने आत्महत्या की। हमने देखा था कि पिछले दिनों एक खबर आई थी, लातूर से आई थी वो खबर, कि उसके पास, किसान के पास बैल नहीं थे जोतने के लिए खेत, तो वो खुद ही मतलब उसने खेत की जुताई की, खुद ही उसमें बैल की जगह लग गया था वो। तो हालात तो देखिए खराब है बहुत। और सरकारों का काम क्या है, मौजूदा सरकार की भी बात करें अपन, मोदी जी की बात करें, केंद्र सरकार की, तो ये कहा गया था कि भाई हम 5 साल के भीतर जो है किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, एमएसपी जो है 1.5 गुना दिया जाएगा। ये सब हुआ नहीं है। अगर किसानों की आय 2 गुनी हो गई होती तो ये घटनाएं नहीं होती, लाजमी है। और फिर होता क्या है, महाराष्ट्र में भी यही हुआ और हो रहा है, को उठाया है उन लोगों ने जिस बात को, कि हर बात पे जो है समिति बना दी जाती है। चाहे अब सोयाबीन का जो उनको भुगतान होना था, उत्पादन का, सोयाबीन उत्पादन का, वो भुगतान नहीं हुआ है। किसान भी ज्यादातर क्या है कि मतलब छोटे किसान हैं, काश्तकारी बहुत छोटा रकबा है उनके पास। कई तो जो है खेतिहर मजदूर टाइप है, दूसरे की खेती जो है बटाई पे ले लेते हैं और फिर वो अपना जीविकोपार्जन करते हैं उससे जैसे तैसे। तो समस्या, अच्छा ये समस्या आज की नहीं है कि एकदम पैदा हुई हो, चली आ रही है और सबको सब पता है, मगर उसका जो एक जो है किसी अंजाम तक पहुंचाने वाला जो है वो नहीं दिया जा रहा है उनको। ये 6-6 हजार रुपए खाते में पहुंचाए जरूर जा रहे हैं। अब इसमें भी जैसे आत्महत्या कर ली, उसमें भी क्या है कि जैसे 767 का फिगर आया है, तो ये खबर आई है, उसी में खबर है कि सबको जो है वो राहत नहीं मिली है। भाई सरकार क्या करती है कि कोई घटना हो जाती है तो फिर वो आर्थिक राहत देती है, कुछ कुछ पैसा देती है। उसमें भी फिर उन्होंने वो मीटर लगाया हुआ है, उसकी जांच की जाती है कि भाई ये मतलब खेती किसानी की वजह से ही इसने आत्महत्या की है। अब खेती किसानी में वो ये नहीं देख रहे हैं कि उस व्यक्ति ने कर्जा ले रखा है। जो छोटी छोटी जो माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनियां आजकल काम कर रही हैं देश भर में, वो कर्जा देती हैं, जो पहले महाजन लोग करते थे जिस काम को, वो किसी ब्याज पे पैसा देती हैं और वो चुका नहीं पाता है, वो उस ब्याज के चक्कर में फंसता जाता है और फिर अल्टीमेटली जो है वो अपना शरीर त्याग देता है, आत्महत्या कर लेता है। तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है इसके बरक्स, कि हम देख रहे हैं कि अभी इसी बारिश में हजारों करोड़ का जो है वो एक्सप्रेस वे बना दिया और वो पानी उसमें साफ नदी सरी का बह रहा है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने महाराष्ट्र का, मुंबई से वो कौन सा मार्ग है मैं भूल रहा हूँ, समृद्धि समृद्धि एक्सप्रेस वे। हाँ, मतलब वो 20-1 हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए उसमें, और किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। तो जो बुनियादी चीज है वो उस पर मतलब ध्यान देने की आवश्यकता है और दिया जाना चाहिए। मगर राजनीति बराबर जब होती है, राजनीति जो है बराबर होती है, लेकिन जो रियल बात है या रियल इशू है उस पर चिंता नहीं होती है। अब ये बिहार का जो है, जो गहन विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव, मतलब ऐसा लग रहा है आईसीयू का कोई मामला हो, इंसेंटिव केयर यूनिट टाइप, विशेष गहन पुनरीक्षण SIR। तो ये जो उन्होंने लिखा है वो यही लिखा है कि भाई 25 दिन में, 25 जुलाई तक जो है वो फॉर्म भरना है, और 25 जुलाई तक जो फॉर्म नहीं भर पाएगा उसका जो है खुद ब खुद वो जो
ड्राफ्ट रोल में से जो है नाम कट जाएगा, उसका मतदाता सूची में से अपने आप ही जो है नाम खारिज हो जाएगा, कट जाएगा वो। तो वो जो सवाल जो उठाए हैं वो सवाल अभी भी कायम है। बीच में एक खबर वो जो 2 दिन पहले आई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो उसका कोई खास माने है नहीं है, क्योंकि वो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और करीब 4 करोड़ लोग उससे प्रभावित होने वाले हैं। और गांव देहात में, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इस पे बात की थी, कि गांव देहात में और गरीबों के बीच वो दस्तावेज है नहीं है, मतलब पासपोर्ट और ये सब जो जितने मांगे हैं ना, जाति प्रमाण पत्र तक मांगा है भाई, तो वो सब है नहीं लोगों के पास। अब पासपोर्ट कहाँ होगा लोगों के पास, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है लोगों के पास। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और मगर सवाल ये है कि या तो लोगों ने बात की है, वहां विपक्ष के लोगों ने कहा है कि वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, और अंततोगत्वा जो है वहीं उनको लग रहा है कि इसमें कुछ रोशनी दिखाई दे पड़ रही है उनको। अदरवाइज तो ये है कि ये 25 दिन में मतलब क्या होने वाला है ये उसको कोई नहीं जानता है। तो नाम कट जाएंगे तो कट ही जाएंगे वो, फिर आप अदालत में जाइए और फिर अदालत में चीजें चलती रहती हैं, और तब तक जो है चुनाव आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर आ जाएगा, चुनाव हो जाएगा, और जिसका जो होना होगा, जिसकी जो तैयारी की होगी, वैसे नतीजे आ जाएंगे। लेकिन ये गंभीर बन रहा है और बन चुका है बिहार वाला जो पहले मामला है। हाँ, पहले जो होता था कि चुनाव आयोग से कहा जाता था कि इसमें लोगों को शामिल करिए, जा जाके अगर जो लोग भी सड़क पर भी रह रहे हो तो उनको भी शामिल करिए बतौर मतदाता, जो कि झोपड़ियों में भी रह रहे हैं उनको शामिल करिए अपने यहाँ जाके। पहले ये काम होता था। अब ये है कि हर बिहार में रहने वाले हर व्यक्ति को जो कि उनसे कहा गया कि हर किसी को ये फॉर्म भरने हैं। वो आसान है या उसकी मुश्किलें अलग अलग हो सकती हैं, पर इस बार ये है कि ओनस जो है आपका मतदाता का, तो वो उस मतदाता पर है कि तुम साबित करो कि तुम इस राज्य में मतदान कर सकते हो। ये सबसे बड़ा स्विच हुआ है इस निज़ाम में शायद, जो सबसे और जो लोगों के लिए खासी मुश्किलें पैदा करने वाला है। और इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि कैसे सरकार के पास बाकी भी डेटा तो हैं, उनके पास सारे सबूत हैं, और जिनको वो बाकी जगह पे केवाईसी जिनको मानते हैं मेरे होने का सबूत, वो चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं नहीं आधार का नहीं चलेगा, नहीं ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये सब भी चल रहा है। तो कुल मिला के हम एक अजीब से दुस्वप्न की तरफ जाते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं लोकतंत्र के नाम पर इस देश में, और इस पर हम लगातार आगे भी बात करते रहेंगे और इस पर आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के बारे में जो मुझे एक बात कहनी थी वो ये थी कि पहलगाम में, मतलब हालांकि सारी मौतें ही दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, मतलब चाहे वो पहलगाम हुआ, उसके बाद फिर ये हवाई जहाज वाली दुर्घटना हुई, और हम जब संख्याएं देखते हैं और तो वो जो प्राथमिकता और अनुपात वजन जिन चीज़ों का होना चाहिए वो हमारे उसमें उस तरह से रजिस्टर नहीं होता कि इतने सारे लोग जो हैं वो 3 महीने में, किसान जो लोग लगातार काम, और किसानी जो होती है वो कोई ऐसा तो होता नहीं कि वो एक मतलब वो दरअसल खाद्य सुरक्षा के लिए भी काम कर रहे होते हैं। वो लोग सिर्फ एक स्ट्रगलिंग अपने सिर्फ जीवन यापन के लिए नहीं करते, वो सबके लिए काम कर रहे होते हैं। दरअसल उसका एक लार्जर गुड होता है फार्मिंग का, एग्रीकल्चर का, इसलिए उसको ज्यादा महत्व भी दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है या टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं। तो वो, और ये भी बहुत आश्चर्य की बात है कि महाराष्ट्र तो कोई ऐसा राज्य बीमारू राज्यों में से नहीं है, और फिर भी वो अभी तक इसका कोई रास्ता नहीं निकाल पाए। मतलब वहाँ हाईवे तो बहुत सारे बने हैं, पर किसान को कैसे बचाएं इसका कोई रास्ता नहीं निकल पाया अभी तक। तो इस पे मेरे ख्याल से और कोई मतलब सुगबुगाहट परेशानी भी नहीं दिखलाई पड़ती। तो ये एक है। तो इसके आगे क्वाड में चलते हैं, जहां पर बहुत सब लोगों ने मिलकर आतंकवाद की खासी निंदा की, सारे सदस्य देशों ने, पर पाकिस्तान का नाम किसी ने नहीं लिया। तो भारत की एक तरह से जो चाह है कि पूरी दुनिया मिलके पाकिस्तान के पीछे पड़ जाए और ये कहे कि भाई ये इनको जो है आतंकवाद का सरमाएदार कहकर इनको
इनकी मिट्टी पलीत की जाए, पर वो ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो इसको लेकर जितना अधिक भारत सरकार कोशिश कर रही है, हालांकि मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों कोशिश, इसको इसमें साबित करने के लिए क्या है कि 4 लोगों से अगर आप कहलवा लेंगे तो क्या सच जो है वो, या नहीं कहलवा पाएंगे तो क्या सच बदल जाएगा? तो ये भी अपने आप में एक अजीब सी बात है कि जैसे कि बहुत सारा सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल गया, उनका हासिल क्या है किसी को नहीं पता। मोदी जी इतने देशों में जा रहे हैं और उसमें किसी से कितने, तो पर हम इतना मरे क्यों जा रहे हैं कि हमको हर जगह जाके पाकिस्तान की निंदा करवानी है? और पाकिस्तान की निंदा में हमारी कोई स्तुति है क्या? मतलब अगर आतंकवाद हुआ और जैसे तो वो सबको पता है कि कैसे हुआ, और उसमें हमारी जो हमारा जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया, वो भी सबको पता है। पर उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम बजाय दूसरे जो जरूरी काम है उनको अलावा, उनको छोड़ के, जैसे कि हमने ये ऑपरेशन सिंदूर छेड़ दिया इस 26 लोगों के मारे जाने पे, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। पर जो 767 लोग जो किसान मारे गए हैं, उनके लिए हमारे पास क्या ऑपरेशन है? उनके लिए हम कुछ क्यों नहीं सोच रहे होते कि इनके लिए भी हमको कुछ करना चाहिए? इसके लिए भी कोई जागरूकता, एक्शन, कार्रवाई के स्तर पे हम ऐसा क्या करने वाले हैं, किसी को नहीं पता। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण सच है इस देश का कि हम जो जमीनी है और जो जरूरी है उस पे ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रहे होते। और ये नीति का, सोच का, दिशा का, सबके बारे में हमको दरअसल रेखांकित कर रहा होता है। अच्छा, इसमें कृषि में भी मतलब आप ये देखिए कि हम लोगों को मालूम है कि किसान के नाम पर कई सारी सुविधाएं मिलती हैं। मतलब जैसे इनकम टैक्स में, आयकर में छूट मिलती है किसान को। एक उदाहरण बता रहा हूं मैं। तो अब किसान को मिल रही है आयकर की छूट। आप देखिए कितना, मतलब फिर वही बात है कि कितना विरोधाभासी है ये जो नीतियां बनती हैं। आज की स्थिति में कागज पे आप किसान हैं, आपके पास 100 एकड़ का रकबा है, तो आप समृद्धशाली किसान, आप मतलब कागज पर किसान हैं, लेकिन वास्तविकता में आप किसान नहीं हैं। आप मतलब सेठ हैं, धन्नाशाह हैं आप। और आपने अपने अपने मतलब वो 100 एकड़ रकबे में खेती कराने के लिए जो लोग रखे हुए हैं वो है गरीब किसान, वो जो खेत पे काम कर रहा है। मगर लाभ किसको मिल रहा है? वो जो 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 साहब जो है 100 एकड़ जिनका पास रकबा है। और वो किसी मतलब आप, हम ये भी देखते हैं, आप सर्वे कराइए, अगर कोई एक ऐसा सर्वे हो कि पॉलिटिकल पार्टीज में कितने नेता जो है अपने आय का जरिया किसानी को बता रहे हैं। और ये जो किसान के नाम पे जो नीतियां बनी हुई हैं, जो कार्यक्रम बने हुए हैं सरकार के, वो मतलब उसका वास्तव में लाभ किसको मिल रहा है? जैसे ये बात होती है ना कि सांसदों को या पूर्व सांसदों को जो भत्ते मिल रहे हैं, जो पेंशन मिल रही है, मतलब इसकी बड़ी चर्चा होती है, सोशल मीडिया पे सवाल उठाए जाते हैं। और मेडिकल की फैसिलिटी मिल रही है, हवाई यात्रा की फैसिलिटी मिल रही है, वगैरह वगैरह, लंबी सूची है वो। ऐसे ही किसान के नाम पे जो छूट दी जा रही है, वो अगर इस बात का एक कोई स्क्रूटनी हो, कोई जांच हो, तो ये पता लगेगा कि ये उस छूट का लाभ वास्तव में उन्हीं मतलब अमीर सांसद किसानों को मिल रहा है जिनके पास बड़े बड़े रकबे हैं। गरीब किसान है जो 2 एकड़ का सीमांत किसान है, जो खेतिहर मजदूर है, जो मतलब फैमिली के साथ खेती करने में जुटा हुआ है, किसी दूसरे की, बड़े किसान की रकबे की, उसको उसकी, तो ये जो आत्महत्या कर रहा है ये वही तबका है। मतलब वहां भी वो जो एक लाइन है ना, जो एक जो लाइन जाहिर है खींची वो है, पर आपको वही कि आपके पास उनके कार्ड्स हैं, उसके पास उनकी पहचान है, आपको पता है वहां कि भी वो डिस्ट्रेस में जा रहा है, आपके पास डेटा है बहुत सारा, उसके बाद भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं उनके लिए। आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि इतने सारे लोग अगर
कितने जिले होंगे और उनके कलेक्टर बैठे होंगे और दुनिया भर का, वो कर क्या रहे हैं? मतलब बहुत बहुत बुनियादी सा सवाल है। और ये सारा मामला राजनीतिक इच्छा शक्ति का है ना अंत में, कि आप किन मामलों को कैटर करना चाह रहे हैं और किन को आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप तो राजनीतिक इच्छा ये शक्ति आपकी एक, किधर दिख रही है? जी तो आगे चलते हैं। इसमें जो एक बहुत दिलचस्प फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में द कैरेवन के जो हरतोष सिंह बल हैं, उन्होंने एक लंबा विश्लेषण लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अब इस बात को लेकर बहुत ज्यादा, मतलब वो अब उन्हें मोदी पर जो एक उनकी एक इसको कहते हैं कि निर्भरता थी चुनाव के लिए जीतने के लिए या अपनी तरफ स्विंग कराने के लिए, वो उसकी चीज से उबर चुके हैं। और इसके लिए वो हरियाणा और बाकी जगहों के कई उदाहरण देते हैं जहाँ पे कैंपेन में से जो प्रचार सामग्री थी और पोस्टर्स वगैरह में से मोदी पीछे उसमें से हटते रहे और नए तरह से नए तरह के नेता उसमें आ रहे हैं। और वो नेता भी इस तरह के नहीं हैं जिसको बोलते हैं कि बहुत लोकप्रिय नेता की तरह देखे जाते हैं वो, या एक पूरे राज्यव्यापी उनकी एक छवि हो। तो ये एक उस बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसमें जब से ये 240 संख्या जब आई उनकी, और उसके बाद से वो उन्होंने उनके परे देखना शुरू किया। और एक उम्र की भी बात है कि तीसरा कार्यकाल है नरेंद्र मोदी का, तो उसके आगे की राजनीति की तरफ किस तरफ जाएंगे। तो इस बीच जो उनके जो हासिल हैं उस पर काफी सारी बात है इसमें, कि कैसे जमीन पर पूरा एक कैडर उन्होंने खड़ा कर लिया और कैसे पूरा एक स्ट्रक्चर जो कि किसी के पास किसी और पार्टी के पास दिखलाई नहीं पड़ता, जो उनकी सक्षमताएं हैं और जिस तरह से वो बूथ से लेकर उनके नोडल पॉइंट्स तक, जहाँ राजधानियों तक किस तरह से पूरी की पूरी राजनीति कर पा रहे हैं, और उसको उसके खिलाफ विपक्ष कुछ खास करता हुआ नहीं दिखलाई पड़ रहा है। राजेश? हाँ, ये जो हरतोष बल का लेख है वो इसी बारे में है। वो जो पिछले जनरल इलेक्शन में आह्वान किया था या नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और आई सीटें 240, और फिर जो है समर्थन लेना पड़ा और सरकार चल रही है। लेकिन हम लोगों ने ये देखा था, जिसपे गौर किया जाना चाहिए और किया जा भी रहा है, कि आपको याद होगा जेपी नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2024 के आम चुनाव के पहले, मतलब बाद में नहीं पहले, ये कहा दिया था कि अब हमको जो है भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये जो बयान था ये बहुत बड़ा बयान, मतलब आप इसके मतलब मायने आरएसएस ने तुरंत समझ लिए इसके अर्थ क्या है, कि अगर अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार अगर पूरा होता है तो हमारी जरूरत तो 2024 के पहले ही बता दी गई है कि नहीं है। तो 400 पार अगर हो गया तो फिर मतलब पापा जी का हाल, मतलब बच्चा ये कहे किसी को कि साहब अब पापा जी की हमको जरूरत नहीं है, अब हम मतलब अपना पॉकेट मनी से लेके सारा इंतजाम खुद करने में सक्षम है। अब पिताजी को जो करना था वो कर दिया, उन्होंने तो पढ़ा दिया, लिखा दिया, और जो हमारी जरूरतें थी उसको पूरा कर दिया, और हमारे शौक भी पूरे कर दिया। अब हम सक्षम है, खुद अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। तो फिर हमने देखा कि इसके बाद जो स्टेट के इलेक्शन आए, महाराष्ट्र का चुनाव आया, हरियाणा का चुनाव आया, इवन दिल्ली का चुनाव आया, उसमें आरएसएस ने किस तरह से चीजों को हैंडल किया, इलेक्शन अपने हाथ में ले लिया। आरएसएस ने फिर ये जताया, और फिर इसी से जुड़ी हुई ये घटना भी है, इसको भी याद किया जाना चाहिए। याद करिए कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी एक बार भी नागपुर नहीं गए, आरएसएस के मुख्यालय नहीं गए।
ये जो जो अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का जो झटका लगा, अभी तो गए ना, अभी तो प्रधानमंत्री बनवास से इलेक्शन गए। इलेक्शन के बाद, हम्म, पहले इलेक्शन के पहले नड्डा साहब का ये कहना कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, फिर लोग, फिर चुनाव में 400 के बजाय 240 सीट पे आना और बहुमत नहीं आना, उसके बाद फिर राज्यों के चुनाव आ जाना, उसमें आरएसएस का फिर सक्रिय होना, मतलब आम चुनाव में आरएसएस की वो भूमिका नहीं रही जो फिर रिजल्ट आने के बाद राज्यों के चुनाव में हुई। और फिर इसी श्रृंखला में नरेंद्र मोदी का नागपुर मुख्यालय पहुंचना, और फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के निर्वाचन में संघ और बीजेपी नेतृत्व, उसको भी हैशटैग है वो नड्डा साहब का बयान कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब और चुनाव भी आ गया। उसके बाद फिर मोहन भागवत के जो उसको कहते हैं कि कटाक्ष या जो छीटाकशी उनकी रही भारतीय जनता पार्टी के बारे में और मोदी जी के बारे कि आप ये मत समझो कि आप चला रहे हो, मतलब किसी को ये गुरूर नहीं करना चाहिए, ये अभिमान नहीं करना चाहिए, इस तरह की बात। तो इस पूरी श्रृंखला में आप देखेंगे तो वो जो ये लिखा है ना कि आरएसएस अब आगे, आरएसएस से पीछे हो गए, मतलब पहले आगे हो गए थे। अगर आप बता रहे हैं कि फला आदमी किसी से पीछे हो गया है, इसका मतलब वो इसके पहले आगे था, तब आप ये बता रहे हैं कि आप पीछे हो गए। तो इसमें दम है इस बात में। आज मैं उस कार्टून को भी दिखाना चाहूंगा कि जो हमने लगाया है उसमें अपने जो जो राजेंद्र थोड़ा का है, इनको हम दिखा सकते हैं ना मनीष? ये इसमें लिखा है कि अगर आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हो गई थी तो हमने जिसकी पिछले चौराहे पर लिंचिंग की वह कौन था। ये राजेंद्र हड़पकर का कार्टून है और आज के उसमें, और इसके आगे फिर हम चलेंगे खबरों में तो राजेंद्र धुड़पकर के बड़े जबरदस्त कार्टून रहते हैं, और मतलब लोगों ने तो वो दौर देखा है जनसत्ता वाला, मतलब बहुत जबरदस्त। हाँ हाँ हाँ, मतलब शेख हसीना को 6 महीने की जेल सुनाई गई है बांग्लादेश में, और वो यहाँ गाजियाबाद में शायद इस समय उनको शरण मिली हुई है भारत में, तो इसलिए भी ये भी एक मतलब एक घटनाक्रम जिस पर शायद निगाह रखनी चाहिए कि वहां पर बांग्लादेश में किस तरह से जो नई सरकार बनी है वो क्या कर रही है, और हम लोग भारत का भी उसमें रवैया क्या रहा है, क्योंकि अभी तक हमारी भी एक उनसे कुछ संबंध बेहतर नहीं हुए और वो लगातार बाकी देशों की तरफ देखने लगे हैं, जबकि ये एक अभी तक भारत सरकार मोटे तौर पर शेख हसीना के पक्ष में खड़ी दिखलाई पड़ती है, जबकि वहां पे अब मेरे ख्याल से इस साल के आखिर में या अगले साल वहां चुनाव होंगे, और बाकी वहां का जो जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक सरकार जो चल रही है उसके साथ लगातार खटपट हमारी चलती रही है, और हम कुछ उसमें अच्छे से या उसको नए नए ब्रिज नहीं बना पाए हैं उसको लेकर। मतलब ये भी गजब की बात है कि जो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से लड़के अलग हुआ था वो अब शायद उनसे बात करने लगा है और हम हमसे बात कम कर रहा है ये, और उसमें हमारी एक भूमिका साफ साफ दिखलाई पड़ रही है कि जिसमें हम एक अपदस्थ प्रधानमंत्री को हमने अपने यहाँ जगह दे रखी है, और बहुत सारे जो भारत के लोग हैं उनको हम बांग्लादेशी कह के उनको हम धक्के दे के बाहर निकाल रहे हैं अपने देश से। ये अपने आप में हमारी विडम्बनाओं में से कुछ और उसमें जुड़ रहा है। पिछले 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 दिनों, मतलब पिछले दिनों जो है, एक एक्सपर्ट कमेटी ने, विशेषज्ञों की समिति ने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश हुई थी, वो एक्सपर्ट विशेषज्ञों की समिति। उसने भी ये कहा था कि भारत को जो है अब शेख हसीना से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश जिसको हमने बनाया, वही बात कि वो
पाकिस्तान की उस वहाँ एंट्री हो गई है और चाइना के साथ है ही है, तो वो इससे आगे बढ़ना चाहिए, अब यहीं नहीं रुकना चाहिए, ये सुझाव दिया था। तो बहुत सारे बांग्लादेशी लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं और वो उन सबके वीजा रोक दिए गए, तो वो बहुत सारे लोगों के उनमें से, तो वो सब लोग अब चीन की तरफ जाने लगे और चीन उनके लिए कह रहा है कि हम आपके लिए अस्पताल और उड़ानों का इंतजाम कर रहे हैं। तो ये जो बनी बनाई पूंजी होती है, जो गुडविल अपने आप में बहुत बड़ी पूंजी होती है किसी देश की, और भारत ने खासी बड़ी पूंजी अर्जित कर रखी थी, कम से कम दक्षिण एशिया में। तो वो हमने बहुत अपनी किस गुरूर में, किस अंदाज में, क्या साबित करने के लिए, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान तो खैर है ही, हमने सबके साथ अपनी जो अपना रसूख हमारा कम ही हुआ है। हम चाहे कितना ही खुद को कहें कि हम विश्व गुरु हैं और ये हैं वो हैं, तो उसका उसका जो अच्छा खासा जो आपने बना रखा था वो तरह से खोया है इस पूरे। तो आगे चलते नई हैं और एक सरकार समृद्ध नई नई सरकार जो हमारी नई सरकार है वो समृद्ध देशों की तरफ बिल्कुल दोस्ताना और ऐसा एक लालसा वाली निगाह से देखती रहती है। तो ये जो तीसरी दुनिया के मुल्क हैं इनके साथ उनके संबंध लगातार ऐसा वो गड़बड़ी चाह हो। रहे थे कि हाँ, ऐसा वो हम चाह रहे थे कि हमको जो है एक सुपर पावर की तरह लोग पहचाने और हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और ये और वो, पर दरअसल सबसे ज्यादा गरीब दुनिया में, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए ये बात। और मतलब सरकार को तो बिल्कुल ही उनको तो नींद भी नहीं आनी चाहिए इस बात पे कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग जो है भारत में रहते हैं। और ये सबसे मतलब हमारे सरकार के और हमारे अभी तक के इतिहास के सबसे हमारे जो जिसको बोलते हैं कि निकम्मेपन का सबसे बड़ा सबूत ये है कि हम बजाय उन गरीबों के बारे में सोचने के, जिनमें से किसान भी शामिल है जो कि मारे गए, उनको उनके लिए कुछ करने के, हम दाएं बाएं की दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, सांप्रदायिक बातें हैं और पाकिस्तान का ये कर देंगे वो कर देंगे, पर जो जो सामने खड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि इस देश की जो मीडियन एज है, मीडियन मतलब माध्य बोलते हैं उसको हिंदी में, माध्य उम्र जो है वो 29 से 30 के बीच में है। अगर हम अभी तो सेंसस जब आएगा तब आएगा, तो अभी 140 करोड़ को भी अगर हम मानते हैं कि हमारी जनसंख्या है, तो 70 करोड़ लोग 30 साल से नीचे हैं इस देश में। और उनके लिए हमारे पास क्या प्लान है, उनके लिए हमारे पास क्या एक कार्य योजना है? वो एक दुनिया में सबसे बड़ी एक तरह से एक ऊर्जा की चीज है कि आपका एक बहुत बड़ा संसाधन है आपके आपके पास, कि ज्यादातर जो तरक्की कर चुके देश है उनकी यहाँ उम्र अब वो एजिंग सोसाइटीज जिनकी उम्र दराज होती जा रही है, आपके पास क्या प्लान है? और आप और चीन लगभग 90-92 में बराबर थे पर कैपिटा जीडीपी। हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी अभी है वो $3,2700 के आसपास है। अमेरिका का शायद 90,000 है और चीन का 35-40 हजार डॉलर है। तो ये फर्क है। तो ये जो फोकस की बात है कि आपके फोकस में वो है भी कि नहीं, आपकी प्राथमिकता में है कि नहीं, आपके लिए आप हमने सबने मिलजुल कर सोचा है इसके बारे में। और फिर हम ये सोचते हैं कि ये पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ी है वो आपको माफ करेगी, ये आपकी जो इस जघन्यता को लेकर के आपने कभी सोचा तक नहीं उनके बारे में। और आपके पास आपका ये जो सारा ये जो था ये कौशल, हमने कल एक खबर की थी कि जो दुनिया भर के जो स्किल अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, जिस तरह सब कुछ किया है, सब कितने बड़े बड़े फ्लॉप शो हैं। और इसको लेकर आपने कभी भी ये सोचना नहीं कि ये एक आप आपने जो किया वो ठीक से नहीं कर पाए, जो ठीक से नहीं कर पाए उसको उसका इलाज, उसमें उसमें करेक्शन से उसमें सुधार क्या किए, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता कि उनका असर क्या हुआ दरअसल। तो ये सबसे बड़ा जो लोकतंत्र की भी असफलता है, सरकार की भी असफलता है, और मोटे तौर पर ये जो पूरा जो नेतृत्व है और हमारा जो सोच है, जो नेतृत्व का जो सोच है, उसकी असफलता है, जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि चाहे वो किसी भी देश का जब किसान आत्महत्या कर रहा होता है और जब नौजवान अपनी जान ले रहे होते हैं, क्योंकि हम लगातार कोटा की और बाकी जगहों से खबरें सुन रहे होते हैं, तो ये बताता है कि हम अपने जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग बाकी लोगों के साथ काम कर रहे हैं और जो लोग सपने देख रहे हैं अपना भविष्य बनाने के लिए,
उनका हम ख्याल ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। तो ये हम उस पे हैं। एक खबर यूक्रेन की है हमारे पास, तो उसके पहले ममदानी जो है वो अभी, हालांकि उनको सिर्फ अभी क्या बोलते हैं, वो कैंडिडेट है, नवंबर में चुनाव होंगे न्यूयॉर्क के मेयर के। ममदानी जिनके पिता युगांडा से आए थे और थे वो मूलतः गुजराती, और उनकी माँ मीरा नायर जो हैं वो बड़ी फिल्म मेकर है। तो उनको लेकर खासा सब लोग निशाने पर उन पे ले रहे हैं कि चाहे वो वहाँ के रिपब्लिकन्स हैं या हमारे यहाँ के भी जो राइट विंग दक्षिणपंथ के जो लोग हैं जिनका वो खुले में विरोध करते हैं। और ममतानी ने खुले में नरेंद्र मोदी का भी विरोध किया, आपको शायद पता हो कि नहीं। और उनको जो है ट्रम्प कह रहा है कि मैं इनको देश से निकाल दूंगा। हालांकि ट्रम्प ने जेडी उसके क्या बोलते हैं इलॉन मस्क के लिए कहा कि इसको मैं देश से बाहर निकाल दूं। तो ट्रम्प जो जिस तरह के रोज बयान देते रहते हैं किलो के भाव में, उनका कोई बेसिर पैर की और बेतुके, पर वो क्योंकि राष्ट्रपति हैं तो इसलिए अब उनको हर बात को लोग जो है गंभीरता से लेने लगे। तो एलन मस्क उनमें से क्या है पार्टी बननी चाहिए? नहीं, उनको कहा कि देश से निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से वो रोज का एक सब्सिडी रोक दूंगा उसकी, एलन मस्क की, वो ये कह रहे हैं। तो रोज का एक कुछ न कुछ, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो पॉलिटिक्स का बयान है, इकोनॉमिक्स का, या सिर्फ एंटरटेनमेंट का। ये डोनाल्ड ट्रम्प तय नहीं करता, मतलब उनके बयानों से समझ नहीं आता क्या हो रहा है। यूक्रेन से एक खबर है जिसमें जो लोग आजकल ड्रोन काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो ड्रोन के जो हमले हैं उसमें वो एक नए तरह के हमले हैं दरअसल। तो उसमें वो पहले जैसे बंदूक और तोपों से ज्यादा वो छोटे छोटे जैसे आके एकदम पास में आके कुछ आपको हिट कर देते। तो वहाँ के यूक्रेनियन फौजियों के बारे में है कि कैसे कुछ के जो शैपनल्स होते हैं, जो कि धातु के टुकड़े का जो कुछ जाते हैं, छर्रे या जैसे बोलते हैं बंदूकों में, तो उसको कैसे चुंबक के मदद से वो आसानी से बाहर निकाल लिया गया। तो उसके बारे में एक खबर है जो बीबीसी यूक्रेनियन से हम लोगों ने क्यूरेट की है। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री आज किस देश में है राजेश? हाँ, अब वो 5 दिन टोबैगो वगैरह में कहीं होंगे, मतलब ब्राजील हो सकता है, ब्राजील में हो। अर्जेंटीना ब्राजील जाएंगे, जो कि दो बड़े देश हैं साउथ अफ्रीका के, तो वहां तो समझ में आता है, साउथ अमेरिका के, तो वो तो खैर बड़े देश हैं। और वो ब्राजील खासतौर पर भारत का एक ब्रिक्स में और बाकी जगहों पे डेवलपिंग वर्ल्ड में खासा पुराना साथी रहा है, और कई जगहों पे वो मतलब, तो वो एक ठीक है, देखना चाहिए कि वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये भी जो ये विपक्ष पूछ रहा है कि भाई आप इतनी जगह जाते हैं, उसका हासिल क्या है। तो मुझे जो याद पड़ता है कि वहां पे जाके जो भी भारतीय समुदाय होता है उनसे वो मिल के और कुछ एक तरह का एक रोड शो जैसा कुछ क्रिएट होता है, उसको लेकर सब लोग वो काम पूरा हो जाता है। तो पर उसका भी हासिल क्या है, ये सोचना और पूछना। एक खबर जो छूट गई वो ये संसद सुरक्षा चूक में जो लोग 2 लोग घुसे थे, उन्होंने क्या बोलते हैं वो जो कैंस वहां पे फोड़े थे, जो से धुआं निकलता है, उनको जमानत मिल गई। नीलम आजाद और महेश कुमावत थे ये कोई, और ये तानाशाही नहीं चलेगी कह के कूद गए थे अंदर, और किसी बीजेपी के ही सांसद की सिफारिश पर पास लेकर अंदर घुसे थे। और मैं जो सोच रहा था जब ये इतनी आसानी से कुछ जो जमानत मिल गई, क्या ये जमानत इतनी ही आसानी से मिलती अगर ये मुसलमान होते तो? ये सवाल मेरे ख्याल से इस जमानत की खबर को पढ़ के इस देश में कई लोगों के जहन में ये आया होगा कि क्या ये संसद में इस तरह से घुस के वहां पे हल्ला करके वहां पे ये जो धुएं के जो कनस्तर उन्होंने खोले थे वहां पे, वो पीले रंग का धुआं था, पीले रंग का। हाँ, पीले रंग का जो धुआं था। पर मैं ये सोच रहा था कि अगर ये हिंदू ना होते तो क्या है, तब भी इनको जमानत मिलती? तो ये सवाल आजकल हर बात पर कई लोगों के लोगों के जहन में जहन उठने लगा। और ये भी
एक सोचने और रेखांकित करने वाली बात है जिसके साथ हम आपको छोड़ना चाहते हैं। तो आज की आज की चर्चा हम अच्छा, यहाँ पे मुझे खत्म कुछ करते कहना हैं, है, पर मुझे बस एक सेकंड, मुझे एक चीज जोड़नी है। अभी हमने बात किया था कि प्रधानमंत्री आज किस देश में होंगे और वहां पे क्या हासिल हो रहा है। तो बुधवार को प्रधानमंत्री घाना में थे। घाना में 4 MOU साइन हुए। एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए शामिल हुआ जिसमें हम आर्ट और कल्चर घाना और भारत साझा करेंगे। दूसरा MOU ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और घाना स्टैंडर्ड अथॉरिटी के बीच में हुआ। इसका उद्देश्य है सर्टिफिकेशन और कंफर्मिटी असेसमेंट को लेके इसके कुछ कार्यक्रम होने हैं। अब उसमें क्या हासिल होगा वो आगे पता लगेगा। दूसरा, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन को लेके इन्होंने MOU किया है घाना के साथ। और चौथा MOU हुआ है ज्वाइंट कमीशन मीटिंग को लेके कि हम ज्वाइंट कमीशन मीटिंग करते रहेंगे। तो ये 4 हासिल घाना से हमें हुए। अब आप कह रहे थे कि आज हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो काम है वो हम लोग इस देश में अच्छे से देख सकते हैं कि कुछ काम तो बहुत अच्छा है और बहुत सारा काम ऐसा भी जिसमें हम देख रहे हैं कि भारत में जो गुणवत्ताओं की जो बात है, चाहे वो पीछे हमने कीमोथेरेपी की दवाइयों के बारे में बात की थी या उसके पहले कफ सिरप को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे। तो ये जो मतलब पहले हम क्या बहुत मुकम्मल और बहुत उसमें हैं जिसको हम दे सकते हैं, या फिर ये भी एक तरह का है कि जहाँ ठीक है कि भाई जहाँ पर जो लोग खुद मिलावटी माल बेच रहे हैं वो दूसरों को बता रहे हैं कि हम आपके मापदंड तय करने में मदद करेंगे। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं और हम लोग बने रहेंगे चर्चा में आपके साथ। देखते रहिए हरकारा के टेक्स्ट और ऑडियो और वीडियो। हम लोग को लाइक करिए और अगर आपको पसंद आता है हमारी बात तो सब्सक्राइब करिए और अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा भी करिए। अपना ख्याल रखिए और कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आज की ताजा खबर, आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।